बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आप सभी लोगों को महफूज रखे। कोरोना, डेंगू और इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि सभी लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। ऑल दो कोविड की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, पॉजिटिविटी रेशो हमारे यहाँ जो है वो कुछ बेहतर है, लेकिन उसकी कसर निकल रही है जी दूसरा डेंगू की तरफ। डेंगू केसेस मतवातर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सेकेंडली, मैंने आपसे कहा था कि जी अक्टूबर का महीना क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है, तो ज़रूर आपको हर रोज़ प्रोग्राम में एक मैसेज हम लोगों ने देना है, क्योंकि ये मंथ मनाने का मकसद शऊर बेदार करना है। और एक वो जो हमारे यहाँ टैबू बना लिया गया है इस चीज़ को और डिस्कस करना पसंद नहीं किया जाता, तो जितना हम इसको हर रोज़ डिस्कस करेंगे उतना ही मेरे ख्याल से बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मुआयना ज़रूर करवाएं तमाम ख़वातीन, क्योंकि बजाय इसके जब एक दफ़ा मर्ज़ आपके सर से गुजर जाए, टाइम गुजर जाए, तो आपको इलाज के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम दरकार हो, तो टाइमली अगर किसी चीज़ का इलाज किया जाएगा तो उसका हल भी निकल जाएगा। तो ज़रूर आप इस हवाले से अवेयरनेस जो है हमारा फैलाने का मकसद ये है कि आप सभी लोग जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाकायदा। हमने अब बढ़ना है आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर लेस्को सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। फाइनली रवा माह 1 लाख सिंगल फेज मीटर की फराहमी शुरू हो जाएगी। शहर में डेंगू के वाक़ तेज़ होने लगे। शहर में मजीद 131 मरीज मुतासर। सतु कतला में जुल्म की इंतहा, बदतरीन तशद्दुद का एक और वाक़या भी आपको बताएंगे। और LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स बर्बादी के करीब। अच्छा जी, इतना अच्छा मंसूबा हो और आपको ये पढ़ना पड़ जाए कि बर्बादी के करीब। मैं तो एक दफ़ा सोचती रह गई कि कहीं वर्ड तो नहीं गलत लिखा, मुझे ही समझ नहीं आ रही। तो ये क्या हो रहा है जी, इस खबर की तरफ भी आएंगे। हमने आगाज़ करना है जी आज की पहली खबर से। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शाहिद सिप्रा साहब? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। शाहिद सिप्रा साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी ये खुशखबरी है भी या नहीं, क्योंकि एक तरफ आपको भी कुछ ही दिन पहले ये पता चलता है बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ एक छोटी सी चीज़ को हम खुशखबरी बना लेते हैं कि जी चलें, पता नहीं आगे जाकर खुशखबरी साबित होती भी है या नहीं। अच्छा जी, खुशखबरी क्या है? रवा माह 1 लाख सिंगल फेज मीटर की फराहमी शुरू हो जाएगी। और हम बेचारे इतने मासूम हैं कि इसी पे इक्तफा करके कह देते हैं जी खुशखबरी आ गई है कोई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये उनके लिए तो खुशखबरी है जिनकी जानिब से डिमांड नोटिस सबमिट करवाए गए और वो माह मार्च से लेकर अब तक इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका इंतज़ार ख़त्म होने का। अब इंतज़ार ख़त्म होने का। इसमें जो मीटरसाज कंपनी है उसकी जानिब से भी जो वादा किया गया था लेस्को को और जिसके मुताबिक टेंडर किया गया था और ये ख़रीदारी की इजाज़त दी गई थी, उन्होंने अपने वादे के मुताबिक ये डिलीवरी नहीं दी थी। उसके बाद लेस्को पर भी प्रेशर आया, लेस्को ने उन पर प्रेशर डाला, तो फाइनली अब ये हुआ कि 1 लाख जो सिंगल फेज मीटर है उस पर आमादगी का इजहार किया गया और माह अक्टूबर में देने की यकीन दहानी करवाई गई है। मैं आपको बताता हूँ कि सार्फिन जो है वो सिंगल फेज मीटर की तरफ आए क्यों। जिस तरह आपने थोड़ा इंटरव्यू में भी जिक्र किया है कि बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब क्या है कि आपका छोटे से छोटा घर भी है, लोग अब 2, 3, 4 मीटर्स की तरफ जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि आपका जो स्लैब रेट है उसको आपने ब्रेक करना है। अगर वो डिवाइड यूनिट्स डिवाइड होंगे तो आपका बिल कम आएगा, क्योंकि 699 से स्लैब ऊपर जाएगी तो आपका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सार्फिन उसको अदा नहीं कर सकते। और कोशिश उनकी यही है कि 2-3 मीटर लगवा लें और 200 तक या 300 तक यूनिट तक उनका महदूद रहे और वो स्लैब रेट कम रहे और उनका बिल कम रहे, क्योंकि इसके अलावा और उनके पास कोई चारा ही नहीं है, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है कि वो अपना बिल जो है वो कम कर सकें। इसलिए ये प्रेशर आया और हज़ारों की तादाद में जो डिमांड नोटिस हैं वो सबमिट हो चुके हैं। लाखों रुपए जो है कंपनी उनसे वसूल कर चुकी है। इसमें कोताही है, इसमें आप लेस्को को इससे बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। देखें,
सारिफ को बिजली देनी है और सारिफ से आपने बिलिंग की सूरत में उसकी वसूली करनी है। लेस्को की एक जिम्मेदारी है। सहूलत शायद सिप्रा साहब मौजूद है, अगर वो ऑप्शनल, जिस तरह के हमने कहा कि जी अपना बिल मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो मीटर जो है वो ज्यादा लगाना प्रेफर कर रहे हैं, तो ये आसानी से लगा देते हैं। देखें, जहां आप रिश्वत लगाएंगे तो बड़े आसानी से लग जाएगा। बात यह है कि एक कंज्यूमर है, उसकी मजबूरी है, आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब लेस्को का रेट्स है सब डिवीजन में कि आपका सिंगल फेज मीटर या 12,000 आपसे ले लेंगे या 15,000 ले लेंगे, उसमें से 6400, 6500 या इवन 7,000 तक सबमिट होगा। बाकी जो है आपकी स्पीड मनी है, वो आप दें किसी भी मुलाजिम को, आपका मीटर लग जाएगा। अब यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने डिमांड नोटिस सबमिट करवाया, साथ में स्पीड मनी दी, उनके कनेक्शन लग चुके हैं, जिनको एडवांस में कहते हैं कि मीटर लगाए गए, और बहुत सारे सब डिवीजन में लगे भी हैं। आम सारिफ जो है जिसने कहा कि मैंने कानून ज़ाब्ते पर चलना है और उसके पास पैसे नहीं कि सिर्फ डिमांड नोटिस के ही पैसे सबमिट करवाने हैं, उसके कनेक्शन इल्तवा का शिकार हैं। उम्मीद तो यही जाहिर की है, चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट से भी मेरी कल बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि माह अक्टूबर में हमें 1 लाख मीटर मिलता है। अगर 1 लाख मीटर, लाखों ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, तो डू यू थिंक कि मैनेज कर लेंगे इतनी बड़ी तादाद? 1 लाख मीटर का है टोटल, ठीक है। अगर उसमें से माह अक्टूबर में 1 लाख मीटर आपको आ जाता है तो मेरे ख्याल में 70 to 80% तक आप उसमें चले जाएंगे। आप कनेक्शन लगा देंगे। अगर माह से लेकर आप अगस्त या जुलाई तक भी सार्फिन के कनेक्शन लगा दें तो मेरे ख्याल में आपके जो पेडेंसी चल रही है बहुत कम हो जाएगी, और ये होगा अगर ये आएंगे। अच्छा, फिर साथ में ये भी चल रहा है कि बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके पास अगर इजाफी मटेरियल मौजूद है तो लेस्को की जानिब से ये भी कोशिश की जा रही है कि हम उनसे उधार मटेरियल ले लें। उसकी क्या वजह है कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आया है वो हमें मटेरियल की खरीदारी की इजाजत नहीं। इतनी मेहनत करेगा तो सारिफीन से इजाफी पैसे तो नहीं वसूल किए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे। देखें, जिसका नुकसान तो लेस्को को भी हो रहा है। हाँ। अगर यही 40-45 हजार कनेक्शन लगा होता तो उसकी बिलिंग होती, उसका रेवेन्यू आता। कंज्यूमर की तो उसकी सहूलत होती कि उसको बिजली मिल जाती, लेकिन रेवेन्यू की सूरत में उसको कंपनी को भी फायदा होता। इसका ये है कि अब उम्मीद तो जाहिर की जा रही है कि और होना भी चाहिए। देखें, 3 फेज मीटर मौजूद है, सिंगल फेज मीटर नहीं है, और उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि लोग राग़िब क्यों हुए हैं इस तरफ। अच्छा, अब आपने वजह तो बता दी है ना। हाँ। जिन लोगों को नहीं भी आइडिया होगा, सबको पता है। देखें, गरीब आदमी जो है और मतवसत तबका, तनख्वाहदार तबका, जिसको पता है कि और रोजाना टीवी पर चल रहा होता है कि बिजली की कीमत क्यों बढ़ी है, आपका स्लैब क्यों बढ़ा है, तो जब आप लोग समझदार हो गए, लोगों को समझदार आपके नए पाकिस्तान ने कर दिया, मजबूरन कर दिया। एक वक्त था कि हम लोग मीटर या बिल जो है वो नहीं देखते थे, लेकिन आप देखने पर मजबूर हुए, क्योंकि स्लैब ब्रेक होने से अगर 12,000 आपका बिल है तो स्लैब ब्रेक होने से वो 5-6 हज़ार पर आ जाता है। तो इसलिए लोगों की कोशिश है कि ज्यादा मीटर लगाए जाए, और उसका फायदा लेस्को जो है वो स्पीड मनी की सूरत में भी उठा रही है। लेस्को तो नहीं खैर कह सकता, मुलाजमीन कह लें जो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा सारिफ को इस सूरत में होता है कि उसका स्लैब कम हो जाए। अच्छा जी, मैं अब थोड़ा सा खबर से हट के, क्या आने वाले दिनों में लोगों को मजीद ये खुशखबरी देंगे कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा? ये खुशखबरी है नहीं, अब वो हम तो इससे परेशान रहते हैं, हम तो इसको परेशान नहीं कहते हैं, लेकिन हुकूमत के पास जवाब ऐसे होते हैं ना कि अब बिल जलाने की कभी बातें की जाती थी, कभी कोई बातें की जाती थी, तो अब जिस तरह से जवाब पेश किए जाते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आम लोग बेचारे परेशान। देखा नहीं, मुमकिन नहीं है हमारे पास। आपके 70% से ज्यादा जो जनरेशन है वो आपके महंगे दामों, आपके जो पावर हाउसेज हैं उन पर है। आपने फर्निश से बनानी है। अब देखें, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी है ना, तो फर्निश अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिसके जरिए से पावर हाउसेज चल रहे हैं वो कीमत भी बढ़ेगी। अभी रिसेंटली देख लें कि 2 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से उन्होंने इजाफा मांगा है, 2 रुपए 7 पैसे के हिसाब मौसम में तब्दीली भी इस चीज को मैनेज नहीं कर सकती है। देखें, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, मुआहदे जिस पर हमेशा हमारी आने वाली हुकूमत रोना रोती रही कि हम इनको पकड़ेंगे, ये माफिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स मुआहदे गलत हुए हैं। कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में देखें, 1 महीने बाद वेदर चेंज होगा, अभी भी हो गया है, कंजम्पशन कम हुई है, 1500-1600 मेगावाट लेस्को नीचे आ गई है, बाकी कंपनीज भी इसी तरह ही। अब आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जितना भी मौसम सरमा आएगा उसमें कंजम्पशन कम होने के बावजूद वो पावर हाउसेज जिनके साथ आपका मुआहदा है, आपने उनको कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी के लिए इस तरह के किए जाते हैं। अच्छा, अब फिर क्या होगा, मुतारिफ कराएगी, नई स्कीम आएगी विफाकी हुकूमत की कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर पिछले साल की निस्बत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा तो हम उनको सब्सिडी देंगे। उसका क्या वजह होती है कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को सस्ता बिजली यूनिट देने की कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करे, और जो हुकूमत ने कैपेसिटी चार्जेस अदा करने हैं
वो करे। इसलिए फर्नेस LNG पर जब भी हम बिजली बनाएंगे वो हमें महंगे दामों ही मिलेगी, और चाहे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद हो, चाहे जो भी हो, हमें ये कीमतें ये बढ़ेंगी। अच्छा मुझे बताएं, स्लैब को हम क्यों ब्रेक कर रहे हैं? आम सारिफ जो है 300-400 यूनिट तक इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल में वो सब्सिडी अगर हम मेंटेन कर लें और हुकूमत उस पर रह जाए कि हम इसको, अव्वल तो रहना नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है, अगर रह जाए तो मेरे ख्याल में गरीब आदमी जो है वो अगर 2-3 मीटर लगवा कर भी अपने स्लैब नीचे रखेगा, उसका बिल कम आएगा, कुछ हालात बेहतर होंगे। लेकिन अगर स्लैब खत्म हो जाएगी तो लेकिन चलें इसके लिए इसको खुशखबरी कह ही देते हैं, क्योंकि फाइनली जो है वो इंतजार खत्म होने वाला है और अब इसके लिए काम भी किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह जल्दी जो है वो लोग जो कि इंतजार कर रहे थे सिंगल फेज मीटर का, तो उनको जो है सिंगल फेज मीटर की फराहमी शुरू हो जाएगी। फिलहाल हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहर में डेंगू की सूरत हाल हमने डिस्कस करनी है। संगीन होती चली जा रही है, एक के बाद एक के सामने आ रहा है, एहतियात वही है, लेकिन इंतज़ामिया इस पर क्यों जो है वो कार्रवाइयाँ सुस्ती से कर रही है, इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नेक्स्ट खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मौजूदा डेंगू की सूरत हाल, खतरा बढ़ता चला जा रहा है। 131 शहरी मुतासिर हुए हैं, 1298 मकामात से लार्वा तल्फ किया गया है। शहर में सर्विलेंस जिस लेवल की होनी चाहिए, बारिशें भी हो रही हैं शहर में, तो उस तरह से सर्विलेंस नहीं हो पा रही है। पानी बहुत जगहों पर बारिशों का जमा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अब रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखिए इसमें सबसे ख़तरनाक सिचुएशन ये है कि 1298 जो मकामात से लार्वा मिलना, ये शहर के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और शहरियों के लिए भी। देखें डेंगू की वबा आ गई, कोरोना अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता जा रहा है, डेंगू जो है आगे आता जा रहा है, लेकिन वो भी उतना ही खतरनाक है। इसको तो हम ये नहीं कह सकते कि कोविड ज्यादा खतरनाक था, इस पे कॉम्प्रोमाइज उतना ही। देखें आपके जिस तरह ये इफेक्ट करता है कि आपको टेम्परेचर हुआ, फिर आपके प्लेटलेट्स डाउन हुए और आप चलने फिरने के काबिल ना रहे, आपको वीकनेस होगी, तो इसमें मामलात भी वही हैं। देखें इसमें आपकी जो हैं लोग भी जहाँ बाक भी हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अब सर्विलेंस की जो आपने बात की, कई साल से देखते आ रहे हैं हम डेंगू को, जो सर्विलेंस माजी में होती रही अब नहीं है। अब तालाबों में मछलियां छोड़ी जाती थी जो कि इसको तल्फ कर देती थी। मुझे अभी तक स्विमिंग पूल्स का यही था, अब तो खैर बंद है कोरोना की वजह से, लेकिन वहां भी ऐसा था। अच्छा चले वो तो बड़ी दूर की बात है ना मछलियां छोड़ना, आप घरों में जाकर सर्विलेंस करते थे। एग्जैक्टली घरों में जाकर सर्विलेंस करते थे। खवातीन जो हैं वो टीम्स बना रखी थी, उनके साथ कुछ लोग भी होते थे। गली मोहल्ले की सतह पर लोगों को जाके अवेयरनेस देना और बिलखसूस आपकी जो फ्रिज है उसका ट्रे चेक करना, या मुख्तलिफ जो बर्तन या गमले आपके घरों में, एयर कूलर है, उसकी चेकिंग करनी कि वहाँ पानी मौजूद ना हो, और शहरियों को इस बारे में अवेयरनेस दी जानी। अवेयरनेस के लिए वॉक जो है उसका इनेकाद करना, सेमिनार्स करना, वर्कशॉप्स होना, ये सारी चीज़ें साथ में चलती थी। अब नहीं है। हमारे यहाँ आलमिया ये है कि हम लोग उस वक्त का इंतजार करते हैं कि जब सर से पानी गुजर जाए और खुदा ना खास्ता हम ये इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर अम्बात रिपोर्ट होना शुरू हो। वेरी फर्स्ट डे जिस दिन केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे, डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा था कि कुछ ही दिनों में मोर्टेलिटी रेट्स भी आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। देखें अल्लाह ना करे कि उस तरफ जाएं, हमारे हालात बेहतर रहें। अगर पहले कोरोना की वजह से मामूलात ज़िंदगी बहुत मुतासर हुआ, अब अगर इस तरफ चले जाएँ, लेकिन हुकूमत की यही कारकर्दगी रही और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपके ज़रिए इंतज़ामिया जिसकी ये जिम्मेदारी है, अगर वो इसी तरह चलती रही तो मेरे ख्याल में ये केसेस बढ़ेंगे। अभी बारिशें हो रही है ना, बारिश का पानी आप बाकी एयर कूलर गमले आप छोड़ दें, घरों में लोग साफ कर लेंगे, लेकिन बारिश का पानी आपके कब्रिस्तान में मुख्तलिफ जो आपके बर्तन है वहाँ पर मौजूद होगा, मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पर अगर बर्तन कोई मौजूद है, बारिश का पानी वहाँ भी मौजूद होगा। इसलिए इस सर्विलेंस करने की ज़रूरत है, इस पर चेकिंग करने की ज़रूरत है, वो नहीं हो रही। घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को इस बारे में बताया जाए कि ये कितनी खतरनाक है और हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत ये बन सकती है। लेकिन हम लोग वो नहीं बता रहे। इसलिए मेरे ख्याल में आप देखें कि आज 1300 मकामात से अगर लार्वा बरामद हुआ है, तो यही हम लोग शुरू में जब चला रहे थे कि 2-3 मकामात से लार्वा है, तो उसको हुकूमत किस तरह ले रही थी। आज 1300 मकामात पर हम लोग चले गए, उसके बावजूद हुकूमत ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। हुकूमत क्या चाहती है, इससे तो फैलेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं खामोशी इख्तियार कर रखी है, और वाकई यही सूरत हाल है। आपने दो चीज़ों पर बात की कि हमने सर्वेलेंस करनी है, दूसरा डेंगू मरीजों के लिए अगर खुदा न खास्ता जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि आपने जितने डेंगू वार्ड्स थे, सिप्रा साहब आपको पता है कि उनको कोरोना में शिफ्ट कर दिया था, और अब इसके लिए ऑप्शन क्या हुकूमत ने सोची कि फील्ड हॉस्पिटल जो था एक्सपो का, तो उसके हवाले से खबर ये है वहां ना पानी है ना कुर्सियां हैं, बेड्स भी गायब हो चुके हैं। एक्सपो सेंटर जिसको इन्होंने
अब फील्ड हॉस्पिटल जिसको इन्होंने डेंगू पेशेंट्स के लिए मुंतकिल करना है वो खंडर का मंजर पेश कर रहा है। क्या मजाक कर रही है आवाम के साथ? देखिए मुझे बताएं, अभी तक उसको खंडर नहीं बनना चाहिए था, ये इस पे बड़ा बजट लगा हुआ है। कहाँ गए वो तमाम बेड्स? बड़े करोड़ों रुपए के अखराजात आए हुए हैं। जब ये यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया था उस वक्त करोड़ों रुपए का बजट हुआ था, करोड़ों रुपए के बिल्स जो इलेक्ट्रिसिटी की मद में इसमें अदा किए जाते हैं, ये नहीं है। अगर आज वो खंडर का काम हुआ था, वो पूरा हॉस्पिटल बना था, पूरा हॉस्पिटल बना, ट्रीटमेंट हुआ और जो आपके कोरोना के पेशेंट थे उनको वहां ठहराया गया, उनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद वहां से निकाला गया। अब भी यही है कि उसके बाद आपने उसको वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया। वो भी इंपॉर्टेंट था और है भी। आज आप लोगों को तरगीब कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाने के लिए आए, और वैक्सीन लगवाने के लिए अगर एक बंदा वहां पर पहुंच रहा है और उसको सहूलियात वहां नहीं दी जा रही कि बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, इंतजार गाह में जो आपने अमला जो काम कर रहा है वो कह रहा है वहां पे कुछ नहीं। मनाजिर देखें आप, यहाँ पर लोग डेंगू के पेशेंट आएंगे, ये जगह रखी गई है डेंगू पेशेंट्स के लिए। आप मुझे ये बताएं कि ये तो इंतहाई खतरनाक वीडियोस हम लोग दिखा रहे हैं कि उस वक्त तो एक पूरा हॉस्पिटल लगता था जब हमारी सूबाई वजीर साहिबा वहाँ पर जाती थी, और बेड्स लगे हुए हैं, उसमें पार्टीशन है और बड़ी खूबसूरत वो चीज एक हॉस्पिटल का मंजर पेश करता था। लेकिन यहाँ पर तो आप कह रहे हैं लिखा हुआ है कि ये डेंगू मरीजों के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। तो अब मेरे ख्याल में मुख्तस करें या ना करें वो तो बाद की बात है ना। अगर एक पूरा हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया, उस पर करोड़ों रुपए के अखराजात आ गए, अगर हम उसको मेंटेन नहीं रख रहे तो फिर इसमें क्या है? और कोई पूछने वाला है कि जो सामान वहां था वो कहाँ है? यहाँ जो बेड्स थे वो किधर गए हैं? तो गायब हो गए होंगे, और क्या होना है? आपका यही अमला लेकर गया होगा। जिनको आपने 6 महीने तक तनख्वाह नहीं दी, जिनके आपने हफ्तावार छुट्टी को बंद कर रखा है, वो आज वही लोग शिकवा कर रहे हैं कि हमें 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, हमें हमारे जो वीकली ऑफ है उसको अब मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। मुझे बताएं जो अमला वहां काम कर रहा है, अगर हम उसको भी फैसिलिटेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा, उनकी तनख्वाहें अदा नहीं कर सकते, ऐसे ही है। तो आप किस तरह कहेंगे कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी आए, उसके बाद उसको उस हॉस्पिटल को डेंगू वार्ड में मुंतकिल करके हम डेंगू वार्ड बना दें और फिर इसी अमला से हम वहां पर भी काम ले लें? ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में हुकूमत अब गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। कोरोना वबा पर भी गैर संजीदा हो चुकी है और उसके साथ डेंगू जो हमारे पास आ गया है उस पर भी गैर संजीदा है, और ये गैर संजीदगी हमें किसी बड़े तूफान की तरफ लेकर जाएगी। ना तो हम प्रिवेंशन के लिए शायद सिप्रा साहब डेंगू के कोई इकदाम हुकूमत की तरफ से संजीदा देख रहे हैं कि आपने लोगों को प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना है, और ना ही आप कोई अगर खुदा ना खास्ता केसेस बढ़ जाते हैं तो आपके पास वो भी कैपेसिटी नहीं है कि आप लोगों को हस्पतालों में दे सकें। तो फिर हुकूमतों का काम क्या होता है? मुझे सिर्फ ये बता दें, मैंने खबर वाइंड अप करनी है। हुकूमत का काम इतना है कि अगर एक वबा आ रही है, आप उसको वबा कहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो मर्जी SOPs बनाएं, उन पर अमल दरामद करवाएं, अवाम जो है उसको अवेयरनेस दें और उनको सख्ती से चाहे होना चाहिए। आपके पास कोरोना आया, हमने मार्केट्स बंद की, बिल्कुल ऐसे ही है, मामूलात जिंदगी मुतासर हुए, लॉकडाउन लगाया। आज अगर डेंगू की सूरत में भी हम उसी चीज पे चले जाएं और उसी तरह सख्ती करें कि हम ये करें, और सर्विलेंस टीमें आपके पास मौजूद है। मुझे बताएं, डेंगू जब आया था तो आपकी ब्रिगेड्स मौजूद थी, हमारी गाड़ियां स्प्रे करती थी, बहुत पीक लेवल पर डेंगू माजी में गया, लेकिन हमने ये बंदिशें नहीं देखी। नहीं तो फिर देखें इस तरह से नहीं हुआ। आपने टाइमली तमाम चीजें मैनेज करके उस पर काबू भी पाया। 1 महीना है, माह अक्टूबर है, अगर 1 महीना अच्छा गुजर गया तो मेरे ख्याल में ये इस वबा से भी निजात मिल जाएगी। लेकिन एक महीने के दौरान अगर हमने इस पर काबू ना पाने की कोशिश की, 1 महीने में काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो कि हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा ना। देखिए हम 2 महीने से बोल रहे हैं, 2 महीने से बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर मुझे ये नहीं समझ आती, जो एडवाइजर हैं वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। भाई हमें तो लाहौर का जवाब दें, एग्जैक्टली शहर का जवाब दें कि यहाँ पर क्या है। पेट्रोल की कीमत की बात कर लें, आपको पूरी दुनिया की मिसालें देके खुद को जो है बड़ा इजी फील कराया जाता है, बरीउ जिम्मा हो जाता है, और यहाँ पर भी आप पूरी दुनिया की मिसालें देकर बता रहे हैं कि हम अभी बहुत पीछे हैं। तो फिर आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि हम भी आगे चले जाएं? खैर, ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद हम आएंगे सतू कतला के इलाके में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बदतरीन तशद्दुद का वाक़या था। जी क्या वाक़या था, इसकी डिटेल में जाएंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और मैं कहूँगी कि जी सफाकियत की इंतहा होती है। आई डोंट नो कौन से लोग हैं जो ये इतनी आसानी से कर लेते हैं। कम से मुलाजमीन पर बेईमाना तशद्दुद, इस तरह से जिस्म दागने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है और इन मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सतू कतला का इलाका है जहाँ पर मालकन ने लड़की के सर के बाल भी काट दिए। खैर, इस टॉपिक की तरफ आते हैं, पहले बच्चों का मौक़िफ़ क्या है वो आपको दिखा देते हैं। मोहम्मद मोहसिन, कहाँ के रहने वाले हो?
हम मुल्तान से आगे रहने वाले हैं। अच्छा, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं दिखाएं आपको उन्होंने मारा, क्यों मारा? ये देखें। ये देखें कि तशद्दुद किया गया बच्चे पे इस तरह से, बुरी तरह से। और कहाँ कहाँ पे आपको चोट आई है? और ये यार इसकी शर्ट ऊपर करो, मीज ऊपर करो। ये देखें जी, इस तरह जाहिलाना तरीके से जो है ना जानवरों से बुरा है इस बच्चे से सलूक किया गया। और भी कहीं लेग्स पे भी इंजरी है, कहीं मतलब टांगों पे भी कहीं पे आपको? हाँ जी। दिखाओ, वो मसला नहीं है, ऊपर करो, वो मसला नहीं, दिखाओ। इधर ही इसकी पीठ पे भी है। आप करो नीचे, अब तो मसला नहीं। ये पीठ जली है। पेट दिखाओ। ये हल्के के निशान। बेटा आपको भी उन्होंने मारा है? आपके क्या नाम है? इरम। आपको उन्होंने, आपने बताया बाल भी काटे, आपके दिखाएं जरा मुझे। आप परेशान नहीं हो, इंसर्ट करें। अब मुझे बताएं उन्होंने आपको मारा क्यों है जी, किस वजह से मारा? इसके सर पे इतने वो है, सर अंदर से फटा हुआ है हर जगह से। सर नहीं, आपके सर अंदर मारा उसमें सर पे? अच्छा जी, ये तो तमाम तर वाक़या पेश आया है। अभी इसी पर हमें अपडेट भी मौसूल हुई है जी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की तशद्दुद का शिकार बच्चों से मुलाकात हुई है। तशद्दुद का शिकार मुलाजमीन को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रखा जाएगा। सारा अहमद का ये कहना है, बच्चों का इलाज मुआलजा करवाया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरपर्सन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है। तो ये अपडेट है जी, बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिए। शायद सिप्रा साहब, इस पर हम प्रॉपर कानून कोई भी नहीं बना पा रहे हैं, वजह क्या है इसकी? देखें, लेबर कानून तो है ना हमारे पास, फिर इसका इस्तेमाल नहीं करते। देखो होता ही नहीं है, कहीं भी नहीं होता। ये जब वाकया रिपोर्ट होता है तो हम लोग भी अफसोस कर रहे होते हैं, पब्लिक भी अफसोस कर रही होती है, क्योंकि वो स्क्रीन पे आ जाता है या फिर सोशल मीडिया पर आ और जाता है। कितने ऐसे वाकयात बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मजदूर आदमी जिसके छोटे बच्चे अगर किसी जगह पर काम काज करते हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और माजी में ऐसे वाकयात भी हुए हैं और हमारे पढ़ा लिखा जो तबका है उनकी जाने से भी किए गए हैं। ऐसा नहीं है। पहले हमारे यहाँ एक चाइल्ड एक्ट है जिसके तहत आप छोटे बच्चों को कहीं पर इस तरह से काम करने के लिए रखवा ही नहीं सकते, उसको भी फॉलो नहीं किया जाता। देखें, रखवा क्यों नहीं सकते, हमारे पास एक्ट मौजूद है। एक गरीब आदमी है, उसकी ज़रूरत है, उसने छोटे बच्चे काम के लिए भिजवा दिए। एक दूसरा आदमी है, उसको पता है कि मैंने तनख्वाह कम देनी है, 6000, 7000, 8000 रुपये मैंने मुझे एक महीने के लिए काम करने वाला मिल जाएगा, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बच्ची है, तो वो अपना काम करवाएगा। अब मुझे बताएं कि छोटे बच्चे हैं, वो एक के आपने बाल काट दिए और इस तरह उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया कि उनका जिस्म फटा हुआ है। तो अच्छा, साथ में देखें खातून ने एक छोटा बच्चा भी उठाया हुआ है, हमारे पास वो वीडियोज़ भी हैं। और जब उनको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, एक खातून के पास भी बच्चा है, तो मुझे बताया उसको कभी अपना वो चंद माह का बच्चा याद नहीं आया कि ये भी किसी के बच्चे हैं कि किन को हम तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अच्छा, इसमें अब कल जो चीज़ें चल रही थी उसमें कुछ ऐसा भी आ रहा था कि बच्चों की जानिब से जो बयानबाजी की जा रही थी उसमें कुछ तजाद भी आ रहा था। लेकिन अब FIR हो गई है, अब इन्वेस्टिगेशन होनी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ने माजी की तरह हमेशा की तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी तो ये खामोश होती है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कभी काम नहीं किया। मैं तो बड़े ऐलान कह रहा हूँ और यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जो काम करना है वो कभी भी नहीं किया। हमेशा जब एक इंसिडेंट हो जाता है फिर अपनी सियासत करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए आप आ जाते हैं। अब भाई आज आप बच्चों को ना रखें, उनके मामू ने मुकदमा दर्ज करवाया तो आप उनके पास भेज दें, वो इलाज भी करवा लेंगे, सारा कुछ करवा लेंगे। आपका जो काम है कि आपने बच्चों पर होने वाला जो तशद्दुद है, बच्चों को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाता है, वो काम हम लोगों ने आपसे लेना है, वो हम नहीं करते। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशन में जो कल बात आई उसमें यह कहा गया कि बच्चे घर से निकले किस तरह। इब्तिदाई जो बयान है, उन्होंने कहा कि हमारे पास नानी का नंबर था, वो डायल किया किसी से तो हम लोग चले गए। अच्छा, उसके बाद कुछ और भी आया कि उसमें एक नून लीग रहनुमा है, उनके डेरे पर ये बच्चे रहे 2-3 दिन के लिए। अच्छा, फिर साथ में ये भी कुछ तजाद आया कि जिन दिनों में ये सारा वाक़या हुआ और कहा जा रहा है इन दिनों ने ये मियाँ बीवी भी जो है वह घर पे नहीं थे। ये सारी चीज़ें जो हैं तहकीकात करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ जो फैमिलीज़ हैं वो एडवांस पैसे ले लेती हैं, और ये होता भी है, ये बट्टा मजदूर भी करते हैं और आमतौर पर भी होता है। और जब वो जिनके पास हम लोगों ने अपने बच्चे छोड़े होते हैं, जब उनसे आप एडवांस पैसे ले लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब तक एडवांस ख़त्म नहीं होगा ये वापस नहीं जाएंगे, हम इनको वापस नहीं करेंगे, तो वो यही काम करेंगे। और ये ठीक है, ये बात होनी, जब आपका एग्रीमेंट हुआ, मुआहिदा हुआ, उसके तहत दोनों फैमिली, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, ये बराबर का कानून है। हमारे यहाँ ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं कि जब वो गरीब आदमी को आप उनसे एडवांस पैसे ले लिए
तो वो फंस गया, जब वो फंस गया तो उसके लिए मुश्किल होगी। लेकिन इस बात की मजम्मत करनी चाहिए कि हम उनको तशद्दुद का निशाना क्यों बना रहे हैं। वो छोटे बच्चे हैं और जिस तरह की वीडियोज हैं वो देखकर बंदा हैरान होता है। का तो कोई जो है वो जवाब ही नहीं है ना। देखा, दूध नहीं पिलाया, खाना खा लिया है या बच्चों की कोई चीज पड़ी है उसको उठाकर, ये हमेशा से हीले बहाने इसी तरह चलते आ रहे हैं कि इस तरह होता है। नहीं होना चाहिए। एक बंदा है जिसने आपका घर संभाल रखा है, जिसने आपके किचन के मामला संभाल रखे हैं, अगर आपके बच्चों का जो दूध के मामला हैं या दीगर जितने भी चीज़ें हैं अगर वो संभाल रहा है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। और कदर करने के साथ सबसे पहले देखना चाहिए कि ये भी किसी के बच्चे हैं। बिल्कुल सही कहा। हम लोग वो नहीं देखते। और इस तरह के इंसानियत सोच जो वाक़यात हैं इसकी रोकथाम के लिए मुनासिब कानून साजी करने की ज़रूरत है। ये चंद दिन रहेंगे या हो सकता है आज ही इनकी अदालत से बेल हो जाए, जमानत पर निकल आए, ये मुमकिन है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हम लोग नहीं करते। बहुत सारे दूसरे वाक़यात की तरह जहाँ पर हम ज़्यादती के वाक़यात की बात करते हैं, दूसरे वाक़यात की बात करते हैं, जराइम के, वो एक वजह ये होती है कि आपने कभी भी जो मुलविस लोग हैं उनको करार वाक़ई सज़ा नहीं दी होती, तो फिर ये वाक़यात रुकते भी नहीं हैं, हमेशा एक सीरीज़ चलती रहती है। ये भी वजह हो सकती है कि लोगों में कोई खौफ ही नहीं है कानून का। देखिए, इकबाल टाउन में शायद एक केस आया था, आपको याद होगा, वो एक लड़की थी जिसको वो हम जो लोहे की रॉड लगाकर उसको उसके जिस्म को दागा गया था, वो मालकन गिरफ्तार भी हुई। लेकिन आज उस केस के क्या हालात है, मैं वही कह रहा हूँ कि आज एक वाकया हुआ, FIR हुई, उसकी रिपोर्ट करने के बाद क्या हुआ कि हम लोग खामोश हो जाते हैं, मीडिया भी खामोश हो गया, आपकी तंजीमें जो हैं जो काम कर रही हैं वो भी खामोश हो गई, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी अपना सौदा बेच लिया, वो भी उनकी बयानबाजी भी होगी और हर चीज़ ख़त्म होगी। लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है हमारे पास। एक चीज़ है उसके ख़ात्मे के लिए, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए कि बच्चों को तशद्दुद से कैसे बचाना है, उन पर होने वाला, और बिलखसूस जो चाइल्ड लेबर है इससे हमने किस तरह निकलना है, ये मुमकिन नहीं है। और ये इसके लिए कानून तो मौजूद है, लेकिन आप अभी निकलें, आपकी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं छोटे बच्चे काम कर रहे हैं जिस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा, तो वो फिर किसकी कमजोरी है? जिनकी है वो अच्छी तरह से जानते हैं। LD अपार्टमेंट्स की बात करनी है। नया पाकिस्तान हाउसिंग अपार्टमेंट्स बर्बादी के दहाने पर कैसे पहुंच गए? ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और कहा जाता है जी उम्मीद पे दुनिया कायम है, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, अवाम बेचारी के साथ मजाक किया जाता है, कभी कहा जाता है कि जी नौकरियां दी जाएंगी, कभी कहा जाता है अपना घर जो है वो आपको मिल सकेगा। अवाम बेचारे इतने मासूम हैं, इस तरह की छोटी छोटी बातें, बल्कि ये बड़े बड़े ख्वाब हैं और इनको सच भी मान जाते हैं। अब ये जो LDA सिटी और नया पाकिस्तान बनाया जाना था, नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स बर्बादी के करीब कैसे आ गए? 10 माह के मंसूबे को 7 माह गुजर गए हैं, अपार्टमेंट्स की बुनियादें तक मुकम्मल नहीं हो पाई हैं। वो लोग जिन्होंने अपने घर का ख्वाब देख लिया था, जिनको बताया गया था इतनी सब्सिडी दी जाएगी, अब वो सब्सिडी भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जितने पैसे बताए गए थे उससे डबल ट्रिपल कर दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी खिताब करने आते हैं आवाम को दिलासे ये देते हैं कि जी आवाम के लिए तो बहुत ही उन्होंने काम कर दिया है। क्या कर रहे हैं शाहिद सिपरा साहब? ये देखिए, ये तो हम लोग वैसे चला देते हैं कि आवाम उनके खिलाफ बोल रही है, वो वाकई ठीक कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने इतना काम किया है कि आप लोग बता ही नहीं सकते कि कितना काम उनके लिए नए पाकिस्तान में हो गया। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर किसी को घर की ज़रूरत है, एक छत अगर मिल रही है, और हुकूमत को बड़ा अच्छा, जिंदगी में ना इंसान का एक ख्वाब होता है, एक ख्वाब है उसका अपना घर हो। अगर छत मिल रही है और उस पर हुकूमत ने काम भी किया, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा मंसूबा है कि अपार्टमेंट आप बना रहे हैं, लेकिन उसमें दूसरा देखें ना कि LDA ने मार्च में शुरू होने वाला मंसूबा अगर जाके जनवरी में मुकम्मल होना था तो उस पर अभी काम ही नहीं शुरू हुआ। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने उसका संग बुनियाद भी रख दिया। मुझे बताएं कि एक मंसूबा जिसका संग बुनियाद रखा गया और आपने अभी तक उसका डिज़ाइन फाइनल नहीं किया कि उसको हमने शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पर करना है, तो फिर आप किस तरह इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट बना सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। इसलिए हमेशा माजी की हुकूमत की तरह मुझे लग रहा है कि ये भी इसी तरह तख्तियों की नज़र हो जाएगा, लेकिन पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स जो आवाम की फलाह के होते हैं, जहाँ पर आवाम को फ़ायदा होता है। मुझे बताएं कि 1 साल पहले जिस प्रोजेक्ट ने शुरू होना था, आज अगर वो तकमील के मराहिल में होता तो उसकी कीमत और उसका तखमीना कम होता, उसके पैसे कम होते। लेकिन आज अगर साल बाद वही मंसूबा हम शुरू भी कर लें तो लोहे का रेट, सीमेंट का रेट, ईंटों का रेट जिस तरह बढ़ा है पिछले 7-8 महीने में,
वही मंसूबा अगर 1 अरब का है तो वो 1.5 अरब पर चला जाएगा और उसका बराह रास्त नुकसान कौमी खजाने को तो होगा, लेकिन जो हम और आप लोग जो लेने के ख्वाहिशमंद होंगे कि हमें अपार्टमेंट वहां पे मिल जाए, उनको भी इजाफी कीमत अदा करना होगी। इसलिए वजीर आजम साहब को अब निचली सतह पर भी देखना है। ऊपर तो चले ठीक है, वो देख रहे हैं, मामला चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, कभी एहतसाब हो रहा है, कभी कोई जेल जा रहा है, कभी कोई निकल रहा है, कभी किसी से पैसे मंगवाए जा रहे हैं, कभी बाहर से पैसे आ रहे हैं। अब तो नए मसाइल सर सामने आ रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल से जितने, लेकिन निचली सतह पर देखें कि हाँ, मैं तो आप मैंने वजीर आला साहब से कहूँगा कि LDA को देखें, LDA में चेक करें कि एक मेगा प्रोजेक्ट जिसकी तकारीर आपने इलेक्शन से पहले बिल्कुल जिसके वादे आपने, जिसकी बुनियाद पर और जो वादा था उसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा। चले बेरोजगारी को छोड़ दें, महंगाई तो आपके सामने ही है, वो तो मैं कल वो शहबाज गिल साहब का देख रहा था कि महंगाई क्या होती है, शायद आपकी नज़र से भी गुजरो, तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात थी। मैं तो सारे रास्ते गाड़ी में वो RPM देखता आ रहा हूँ, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा कि आपकी इकॉनमी और महंगाई किस तरह चलती है। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, आवाम को नहीं पता कि किस तरह मामला चल रहे हैं। आप उनको बताएं कि चीनी जो है वो 60-62 रुपए से 105-10 पर अवाम, आपने खुद ही स्टार्ट में कहा था जब हमने लेस्को की स्टोरी स्टार्ट किया कि अवाम खासे समझदार हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब हमें आवाम को कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं रही है, उनको खुद पता है कि जी हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको शो में एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हमने सिलसिला शुरू करना है सेगमेंट्स का, और सेगमेंट्स में आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शहर के मौसम की, क्योंकि सुबह से शहर में हवाएं ठंडी चल रही हैं, मौसम खुशगवार है। तो सबसे पहले जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा है। कोमल बाहर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। कोमल, सुबह का आगाज़ तो बड़ा खुशगवार हुआ, हवाएं चल रही थी और ऐसा भी महसूस हो रहा था कि बारिश ना हो जाए, तो अभी मौसम बताइएगा बाहर का कैसा है, प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, बारिश के इम्कानात हैं आज क्या? लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज तो शहर लाहौर का मौसम सुबह सवेरे ही बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया। तेज़ आंधी की वजह से देखते ही देखते मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने में आई है। और बात की जाए हवाओं के हवाले से तो शहर लाहौर में मशरिक़ की जानिब से हवाओं ने लाहौर का रुख किया है, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने में आ रही है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वह तकरीबन 31 से 32 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। ठंडी ठंडी हवाओं में सरसब सब्ज़ब जो है वो भी खूब झूमता दिखाई दे रहा है और शहर लाहौर का आज खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहा है। बात की जाए बारिश के हवाले से तो 5% जो है वो बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटे जो है वो मौसम इसी तरह अपनी तब्दीलियाँ दिखाएगा। ज़्यादा तो बेहतरी देखने में नहीं आएगी, लेकिन कुछ बेहतर होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने वाला है। चलिए जी, मैक्सिमम टेम्परेचर आज 34 रिकॉर्ड किया जाएगा। अलबत्ता मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा है, जो कि खासा खुशाइंद है। तो मौसम में जब भी तब्दीली होती है तो आपके मूड में भी खुशगवार तब्दीली आ ही जाती है। थैंक यू सो मच कोमल, हमारे साथ मौजूद थी। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है जी मोबाइल रेट। अगर आप प्लान कर रहे हैं आपने ख़रीदना है मोबाइल, तो आज हमारे पास सैमसंग के डिफरेंट मोबाइल हैं। और सबसे पहले है जी सैमसंग गैलेक्सी A2 मोबाइल। इसकी कीमत क्या है जी? 16,699 रुपीज़ में आप ख़रीद सकते हैं। इसके बाद जी सैमसंग गैलेक्सी A10 मोबाइल है, 21,999 रुपये, 21,999। सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro 28,945 रुपये में आप खरीद सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी J7 मोबाइल है जी, और इसकी कीमत है J7 स्टार 30,000 रुपये। तो ये तो थे मोबाइल के रेट, और सब्जियों के रेट हम आपको बता देते हैं आज के भाव। जी, तो हमेशा सैटरडे के बाद, संडे के बाद हम लोगों की शिकायतों के कम बार सुनते हैं कि वीकेंड पे ये अशिया ज़रूरिया महंगी कर दी जाती हैं, खुद साख्ता महंगाई की जाती है। तो आज के रेट्स हम जानेंगे, हसनैन की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू। सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो वो आसमान से बातें कर रही हैं। आड़ती और जो फड़िए हैं वो मनमाने
रेटों के ऊपर जो सब्जियां हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो ख़रीदार हैं वो शिकवा कना नज़र आते हैं। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अदरक चाइना की। सरकारी कीमत 260 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए जी आलू की, तो जो आलू है सरकारी कीमत 48 से 50 रुपये किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 65 और 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन की जो कीमत है सरकारी वो जी 60 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 70 और 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए जी फूल गोभी की, सरकारी कीमत 70 रुपये है, ओपन मार्केट में 80 और 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर बात की जाए जी सब्ज़ मिर्च की, जो सरकारी कीमत जो है वो 80 रुपये 90 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 110 और 120 रुपये फ़ी किलो तक मिर्च फ़रोख्त हो रही है। टमाटर जो है सरकारी कीमत 45 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 और 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बात की जाए जी लहसुन की, तो जो लहसुन चाइना है सरकारी कीमत 260 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में वो 290 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो मेथी है सरकारी कीमत 150 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 180 और 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह मटर की अगर बात की जाए जी, तो सरकारी कीमत जो है वो 220 और 30 रुपये फ़ी किलो के दरमियान है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। लीमू देसी की सरकारी कीमत 200 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। बात की जाए घिया कद्दू की, सरकारी कीमत 65 रुपये फ़ी किलो है, ओपन मार्केट में 75 और 80 रुपये फ़ी किलो में भी फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए अरबी की, तो सरकारी कीमत 50 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 60 और 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। दीगर सब्जियों की अगर कीमतों की बात की जाए, तो जो टिंडे देसी हैं जी काले, वो 160 रुपये फ़ी किलो। बात की जाए भिंडी की, तो जो भिंडी है 90 और 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह गाजर चाइना की बात की जाए, तो जो गाजर चाइना है वो 150 और 160 रुपये फ़ी किलो है, और जो करेले हैं वो 120 और 130 रुपये फ़ी किलो में। ठीक है जी, तमाम कीमतें हमें सब्जियों की बता दी हैं हसनैन ने। और अगर आपको अब चाहिए जी मीट रेट्स, तो ज़ैनत शॉप के रेट हमारे पास हैं। बीफ पर के जी यहाँ पर आपको मिलेगा 630 रुपये किलो में। बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 735 रुपये किलो में। इसके बाद जी हमारे पास है मटन के रेट, जो पर के जी है 1450 रुपये, और मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1585 रुपये किलो। और अब आ जाइए जी चिकन के रेट क्या है। जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है सरकारी रेट के मुताबिक 226 रुपये किलो में। इसका बना हुआ गोश्त 328 रुपये किलो में अवेलेबल है। और जी सबसे पहले हम बता देते हैं आपको रिटेल प्राइस। एग रेट्स में आपको बताने वाली हूँ 170 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और अगर आप जाएंगे होलसेल पर 2 रुपये की बचत आप कर सकते हैं। 168 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और गोरमे पे अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर रेट है जी 169 रुपीज़। सो ये तो थी जी हमारे पास कुछ चीज़ें जिनके आपको रेट्स बताए। अब हम आपको बता देते हैं बचत कैसे होगी। बचत बाजार सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं जी। सबसे पहला ब्रांड है जे डॉट। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। योर नेक्स्ट ब्रांड है अप टू 50% ऑफ। निशात लिनन अप टू 70% ऑफ। देन नेक्स्ट ब्रांड कौन सा है जी। आउटफिटर्स अप टू 50% ऑफ। और अब शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं माल का हाल। कुछ करेंसी रेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। अब ही हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जी महकमा एक्साइज से हमारे साथ एक मेहमान मौजूद होंगे। एक्साइज से रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज़ हैं हम कोशिश करेंगे कि हम उनको डिस्कस कर सकें और उनका कोई हल भी निकाल सकें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था जी, हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं महकमा एक्साइज के हवाले से। आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड और फिर नंबर प्लेट से रिलेटेड इशू, नंबर प्लेट की फराहमी के हवाले से और स्मार्ट कार्ड के हवाले से। तो कोशिश करेंगे ये तमाम तर इशूज़ जो हैं इनको हम एड्रेस कर सकें। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी। रिजवान शेरवानी साहब ने ज्वाइन किया है जो कि DG एक्साइज हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं इस तरह के जो भी इदारे होते हैं जिनका डायरेक्ट सारिफीन के साथ जो है वो राब्ता रहता है, तो वहाँ पर सारिफीन हमेशा से, अब एक्साइज में माशाल्लाह से हम देखते हैं सारिफीन अच्छा खासा पे भी करते हैं अपने कामों के लिए। तो ये बताइएगा सारिफीन की सहूलत के लिए टाइम टू टाइम कुछ नए प्रोजेक्ट्स तो शुरू किए जाते होंगे, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में? जी जैसे आपने बताया कि एक्साइज एंड टैक्सेशन जो डिपार्टमेंट है वो अदरवाइज साइज़ के हिसाब से तो बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है, लेकिन जो इसका इंटरेक्शन है सिटीज़न के साथ वो बहुत ब्रॉड लेवल के ऊपर है। तो हमारे पास जो है वो तकरीबन कोई 20 मिलियन से ज़्यादा मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड हैं और हमारे पास को 4.5 मिलियन जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स ओनर हैं और 1.5 मिलियन जो बिजनेसेस हैं जो डिफरेंट हमारे रेगुलेशन के लाइसेंसिंग रिजीम के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंटरेक्शन शहर में हर शख्स जिसके पास गाड़ी है, ऑलमोस्ट हर शख्स के साथ है, गाड़ी मोटरसाइकिल आज ऑलमोस्ट हर किसी के पास। तो इसलिए हमें जो है वो टैक्स कलेक्शन के साथ साथ सिटीज़न की जो फैसिलिटेशन है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम उसके ऊपर गाहे बगाहे काम करते रहते हैं। अच्छा जी, फैसिलिटेशन की आपने बात की तो मैं हमेशा से शहरियों की शिकायत ही सुनती हूँ, फैसिलिटेट कम किया जाता है शहरियों को, बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं, आम तासुर एक ही है, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, कुछ जगहों के ऊपर ऐसे जो तासुर होता है बेबुनियाद भी नहीं होता। कुछ जगहों के ऊपर जब इतने ब्रॉड लेवल के ऊपर इंटरेक्शन होता है तो कुछ ऐसी सर्विस के अंदर कुछ ऐसे हिकअप्स आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हम इनको रिजॉल्व करते हैं। अच्छी बात यह है कि हम रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। हमें को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती हैं लोगों को तो हमें, मसलन जैसे आपने जिक्र किया है कार्ड का या हमारे नंबर प्लेट्स का, तो इसके अंदर दरमियान में कुछ प्रोडक्शन के अंदर एक गैप आया जिसकी वजह से हमारे पास बैकलॉग काफ़ी जमा हो गया। और एक्साइज एंड टैक्सेशन ने पिछले कोई 8-10 महीनों के अंदर कोशिश करके जो हमारा स्मार्ट कार्ड है उसका तमाम बैकलॉग क्लियर कर दिया। अब ये जो बंदा गाड़ी रजिस्टर करवाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और उसका कार्ड जो है वो विदिन 7 डेज हम उसको पहुँचा, यानी अब स्मार्ट कार्ड के हवाले से कोई आपका बैकलॉग कोई इशू नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों की जिसकी वजह से ये तासुर भी आता है कि जी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसके लिए हमारी एक वेबसाइट है। नंबर प्लेट्स का मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि नंबर प्लेट्स का गैप काफ़ी लंबा था और उसकी वजह से हमारा काफ़ी बड़ा एक चंक जो है नंबर प्लेट। शेरवानी साहब आपने था का वर्ड यूज़ किया, क्या अब उसको भी? हाँ, उसको भी हमने काफ़ी बेहतर कर लिया है। ये देखें 2.7 मिलियन नंबर प्लेट्स जो हैं वो जमा हो गई थी। ये नंबर प्लेट की प्रोडक्शन के अंदर जो रुकावट आई थी उसकी वजह से। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार नंबर प्लेट डेली बना रहे हैं और ये नंबर प्लेट्स जो है स्केल अप करके हम इसको 35 से 40। अच्छा, ये 20 से 25 हज़ार नंबर प्लेट्स हर रोज़ बन रही हैं, इसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं हम चक्कर लगाते हैं। और जिन लोगों की पहले नंबर प्लेट्स हैं, अब आप जिन्होंने अभी जमा कराए हैं अपने कागजात वगैरह, उनकी तो बन रही होंगी, पुराने लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये इशू है। एक ये कि जो हम बना रहे हैं 20,000 से 25,000 के दरमियान जो बना रहे हैं, इसमें से 10,000 तकरीबन वो चली जाती है जो कि हमारे डेली रजिस्ट्रेशन है। तो हमारा पूरे पंजाब के अंदर डेली रजिस्ट्रेशन जो है वो 10,000 के अराउंड है। तो 10,000, इसका मतलब ये है कि 12 से 15,000 जो सरप्लस बना रहे हैं ये बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। तो जब बैकलॉग क्लियर करते हैं इस नंबर के हिसाब से जब हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि हम 35 से 40,000 चले जाएंगे, तो फिर ये बैकलॉग जो है हमारा कुछ महीनों के अंदर ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन जब हम माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे, पहले हम ओवर जा रहे थे, यानी कि हमारा 2.7 से 2.8, 2.9 पे जा रहा था, अब हम पीछे को जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी अच्छी होप है कि हम इंशाल्लाह इस बैकलॉग। शेरवानी साहब, इशू ये है कि लोग कहते हैं कि जी पैसे बर वक्त ले लेता है महकमा एक्साइज, काम बहुत लंबा हो जाता है, बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम मौजूद क्यों नहीं है कि जब किसी शहरी का सारिफ का काम हो जाए तो आप इसको एक कॉल उसके नंबर पे कर दें कि जी आपकी नंबर प्लेट रेडी है, आप आके ले जाएं। वो घर फराहमी वाली नंबर प्लेट पर भी लोग कहते हैं कि जी कहीं उनका घर था, नंबर प्लेट कहीं पहुंच गई, तो मुश्किलात वैसी की वैसी। अच्छा, ये जो घर का एड्रेस होता है और पहुंच जाती है, इसके अंदर तो कुछ ये इश्यूज होते हैं कि लोगों के आईडी कार्ड पे एड्रेस कुछ और होते हैं और रह किसी और जगह के ऊपर रहे होते हैं।
तो हम आईडी कार्ड के नंबर पे जब फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि जी वो तो उनका परमानेंट एड्रेस है, लेकिन वो आजकल किसी और जगह पे रह रहे हैं, तो ये इशू आता है। लेकिन ये कि ये जो आप जैसे आपने कहा कि लोगों को आना पड़ता है, तो हम एक पैराडाइम शिफ्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर ये हम कर रहे हैं कि लोग दफ्तर में आने की बजाय हम लोगों के पास जाएँ। उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ ई पे की। ई पे वो सिस्टम था जिसके अंदर तकरीबन कोई 6 मिलियन से लेकर 7 मिलियन मोटर व्हीकल ओनर हर साल दफ्तर में जाके टैक्स पे करते थे। अब वो ऑनलाइन पे कर रहे हैं, अब उनको ये फैसिलिटी है। प्रॉपर्टी टैक्स में रिकॉर्ड इस दफ़ा हमारी रिकवरी हुई है ऑनलाइन पेमेंट की वजह से। 6 बिलियन जो है हमारा प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पेमेंट, ये बहुत बड़ी चेंज है एक। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने दफ्तर में जाके इन लाइन पे करना था, वो ऑनलाइन पे कर रहे हैं। नहीं वो पहुंचे और उन्होंने ऑनलाइन पे कर दिया। अच्छा, अब ये इसका अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप जैसे नंबर प्लेट का है वो हम ये करने जा रहे हैं कि हम मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस के ऊपर बॉक्सेस रख रहे हैं, और लोग अपनी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो साथ ही अपनी नंबर प्लेट का और अपना मोबाइल नंबर लेके उस बॉक्स के अंदर डालेंगे, प्रिंटेड वहाँ चिट होगी। हम खुद उनको कांटेक्ट करेंगे, खुद नंबर प्लेट उनको डिलीवर करेंगे। ये कि चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन ऑलरेडी हमने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म भी जनरेट किया हुआ है जिसको लोग फिल करें और हम उनको नंबर प्लेट डिलीवर करें। ये बीच में माफिया का रोल आ जाता है, एजेंट्स का रोल आ जाता है। हमेशा आपने ऑनलाइन चीज़ों के नाम पर कहा कि जी इस रोल को ख़त्म करने की कोशिश की है। शेरवानी साहब, ये रोल नहीं ख़त्म हो पा रहा, वजह क्या है इसकी? ये रोल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये रोल कम हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। उसकी वजह ये है कि इसका सलूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी है। जब आप टेक्नोलॉजी के ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये जो इंटरफेस है लोगों के साथ, वो चाहे हमारे दफ्तर के लोग हों या चाहे वो जो एजेंट्स हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी एग्जांपल मैंने जैसे आपको दी है प्रॉपर्टी टैक्स की, मोटर व्हीकल टैक्स की, कि आप लोग ऑनलाइन पे कर रहे हैं, तो जब आप बिज़नेस प्रोसेस सारे के सारे ऑनलाइन लेके जाएंगे, जब आप टेक्नोलॉजी बेस्ड करेंगे तो लोगों का इंटरेक्शन नहीं होगा, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब अभी मुझे आप पूरे पंजाब में कोई कह दे कि मुझे टोकन पे करने के लिए किसी एजेंट के पास जाना पड़ा, इसका मतलब ये है कि वो खुद पे नहीं करना चाहता। अदरवाइज तो आप ऐप डाउनलोड करें, आप पे कर दें, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। घरों में अगर किसी को खुद यूज़ करना नहीं आता तो उनके बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, दोस्त हमसाया कोई यूज़ कर सकता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है ना कि ये जो जिसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट का एक इमेज बहुत ख़राब होता था कि दफ्तरों के बाहर जाएँ तो एजेंट्स बैठे होते हैं, हम इससे बहुत स्पीड के साथ कम कर रहे हैं। 6 बिलियन की पेमेंट प्रॉपर्टी टैक्स की इंडिकेट करती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बगैर किसी और वास्ते के डायरेक्ट पे किया। बिल्कुल ऐसे शेख फ़हीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं शेरवानी साहब से। जी शेख फ़हीम साहब, बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं? के जवान शेरवानी साहब बैठे हुए हैं, इनसे बात करना चाह रहा था। एक्चुअली इशू ये है कि तकरीबन 14 महीने हो चुके हुए हैं। मैंने अपनी मोटरसाइकिल की जो थी वो और स्टिल 14 महीने हो गए मुझे नंबर प्लेट नहीं मिली, जिस वजह से मेरा मुताबिक बात चलान भी हो चुका है। जिस वक्त मैं ट्रैफिक पुलिस को ये अच्छा जी, उनको शायद कोई कॉल आ रही है तो उनकी लाइन जो है वो लेकिन मैं समझ गया उनका, वो यही कह रहे हैं नंबर प्लेट का भी इनका भी इशू ये है। तो आप फ़हीम साहब 2 तरीके 14 महीने इज़ इनफ टाइम, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आपके लिए। और फिर अब हमारे यहाँ ये भी है ना, आपको कुछ ट्रैफिक रूल्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, बार बार वार्डन्स भी रोकते हैं। हाँ नहीं, उसमें ये है कि ये अभी जैसे ये फ़हीम साहब ने कहा कि इनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि हमारी वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म फिल करे, उसके अलावा जो हमारी हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल करके, हमारे जो फरीदकोट हाउस का ऑफिस है वहाँ कॉल करके अपनी गाड़ी का नंबर लिखवा दें, और विदिन 7 डेज मैं इंश्योर करता हूँ कि इनकी नंबर प्लेट पहुँच जाएगी। शेरवानी साहब, आपने हेल्पलाइन का जिक्र किया, हेल्पलाइन नंबर अगर आप मेंशन कर दें तो हम अपनी स्क्रीन पर चला लेंगे कि किसी भी परेशानी की सूरत में आपने इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करना है। हमारी जो हेल्पलाइन है उसका नंबर है 08000 जी 8687 8687। तो जी उमर, ये नंबर आप स्क्रीन पर चला दें, 08000 8687। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ अपने नाजरीन की सहूलत के लिए। 8786 नंबर है जी, 8786 08000 8786 वो नंबर है कि अगर आपको एक्साइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का हल जो है वो ढूंढ सकते हैं। अच्छा जी, नंबर प्लेट से रिलेटेड एक ये बड़ा इशू है, किसी की अगर जो नंबर प्लेट आप लोगों ने इशू की टूट गई है किसी भी वजूहात की बिना पर, अब वो लोग कहते हैं ये बड़ी परेशानी होती है, दोबारा जल्दी नंबर प्लेट बनाकर देना भी जो है वो एक मुश्किल प्रोसेस है। क्या वजह है इसकी? रोड एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात हो जाते हैं। नहीं, नंबर प्लेट बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, डुप्लीकेट का नंबर प्लेट। इससे बड़ा इशू जो आपने पॉइंट आउट किया ना, ये आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी कि इससे पहले जब नंबर प्लेट लोग खुद
टूट भी जाती थी, लोग नहीं बनवाते थे इस वजह से कि जब हम नई नंबर प्लेट इशू करते थे उसके ऊपर डुप्लीकेट लिखा होता था, तो लोगों को गाड़ी बेचने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। वो कहते थे चाहे नंबर प्लेट टूट के टुकड़े हो जाए लेकिन जब उस पर डुप्लीकेट लिखा होगा तो हमारी गाड़ी नहीं बिकेगी। अब हमने उसको चेंज कर दिया। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट टूट गई है, आप उसकी फ़ी जमा कराएं नंबर प्लेट की, और आपको विद इन 7 डेज़ हम नई नंबर प्लेट दे देंगे और उस पर डुप्लीकेट नहीं लिखा होगा। ठीक है जी। अगर आपकी अब नंबर प्लेट टूट गई है तो आप उसको जो है दोबारा से एप्लीकेशन दे सकते हैं और नंबर प्लेट दोबारा से लगवा सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, तो कॉलर हम जान लेते हैं कि जी क्या पूछना चाह रहे हैं। खोखर साहब हैं जी, असद खोखर जी, बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं शेरवानी साहब से आप? मैं शेरवानी साहब से पूछना नहीं चाह रहा, तो बताना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि विद इन 7 डेज के अंदर आपको नंबर प्लेट मिल जाती है। ठीक है, मेरी बाइक का नंबर LRY 3630, 2 साल पहले से मैंने पैसे जमा कराए हैं और अभी तक नंबर प्लेट नहीं आई, और आपने मेरा नंबर भी गलत मेंशन किया हुआ है। असलम खोखर है मेरा नाम, असद खोखर नहीं है जी। असलम खोखर साहब, आपके मसाइल इतने ज़्यादा हैं, चले जी नाम आपका ठीक कर देते हैं और मसला आपका जो है वो हम शेरवानी साहब से पूछ लेते हैं। जी खोखर साहब, मैं ये नहीं कहा कि 7 दिन में नंबर प्लेट हमेशा मिल जाती थी, मैंने ये पहले एक्नॉलेज किया है कि ये नंबर प्लेट का इशू था और वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपना गुस्सा अच्छा खासा निकाल भी दिया। हाँ जी, अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी हम 7 दिन में दे रहे हैं। अभी आप नंबर प्लेट, मैं जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख लूँगा और अब मेरी वैसे टीम बैठी हुई ऑफिस में, वो भी नोट कर लेगी, तो ये नंबर प्लेट आपको विद इन 7 डेज अब मैं इंश्योर करता हूँ कि मिल जाएगी आपको। चलिए जी, शेरवानी साहब कह रहे हैं कि अब जो है आपको नंबर प्लेट 7 दिनों में मिल जाएगी। आपका नंबर जो है वो जो आपने बताया बाइक का, वो भी हमने लिख लिया है, शेयर कर देंगे हम शेरवानी साहब से, तो हो सकता है कि अब आपका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया हो। अच्छा जी, फैंसी नंबर प्लेट्स के हवाले से बहुत सारे लोग शौकीन मिजाज होते हैं ना, अब वो फैंसी नंबर प्लेट बनवाना चाहते हैं, उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? फैंसी नंबर प्लेट तो दो किस्म की हैं। एक तो जिसको हम फैंसी आम कहते हैं कि अट्रैक्टिव रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका लोगों को बहुत शौक है, यानी कि नंबर 1, 7, 8, 6 ये इस तरह के नंबर 111, 222, ये लोगों को बहुत शौक है और ये खासे इसके ऊपर कंपटीशन होता है लोगों को ये नंबर प्लेट्स लेने में। बट एक फैंसी नंबर प्लेट और है जिसको हम वैनिटी प्लेट कहते हैं। वैनिटी प्लेट ये है कि आप अपने नाम की नंबर प्लेट बनवा लें, आप अपनी कंपनी के नाम की बना लें नंबर प्लेट। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसका एक मैकेनिज़्म सारा हम डेवलप कर रहे हैं। जब हो जाएगा तो हम अखबारों के जरिए और टीवी के जरिए उसके ऊपर लोगों को बता दिया और आप अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हैं। ठीक है जी, जावेद बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से बात कर रहे हैं जी, कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे रिजवान शेरवानी साहब से बात करनी है। तो थोड़ा सा एक तो यही प्रॉब्लम है जो सबका कॉमन है सर, आपके दरवाजे के अंदर और दरवाजे के बाहर इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इवन के वो आपके लिए जहाँ रूम बनाए हुए हैं। जावेद साहब अपना पर्सन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन मेरा यही है कि एक तो ये है कि सबसे रिक्वेस्ट करनी थी कि वो, मेरा भी नंबर प्लेट का ही मसला है, बाइक का नंबर प्लेट नहीं मिला हुआ अभी तक। अब दूसरा ये है कि इशू ये है कि जितने भी एजेंट्स हैं वो एक्साइज के दफ्तर के अंदर तक मौजूद होते हैं और उन लोगों की रसाई अंदर ज्यादा होती है, आम कस्टमर की उतनी रसाई नहीं होती। अच्छा, इनके दफ्तर के बाहर अगर देखें तो 700 से 800 के करीब एजेंट बैठे हुए हैं और कोई ना पुलिस एक्शन लेने वाली है ना एक्साइज एक्शन लेने वाली है। तो फिर गरीब आदमी ठीक है जी जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम शेरवानी साहब मौजूद हैं, मुझे फ़िलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, तो जावेद बाजवा साहब के सवाल का हम जवाब भी लेंगे। बॉल्स आ रही हैं, यानी इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग शेरवानी साहब से किस तरह से बात करना चाह रहे हैं। हम ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे आपकी कॉल्स जो है मैक्सिमम ले सकें। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि जी जैसे जाए एजेंट्स घेर लेते हैं, 7 नंबर प्लेट का भी इशू था। जी सर, मैंने जैसे अर्ज़ किया, देखिए मैं पहले तो बात ये कि मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि एजेंट्स जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर दाएं बाएं लोग बैठे होते हैं, बट मुझे ये नहीं समझ आती कि किस रीज़न से एजेंट के पास आपको जाना पड़ता है। जब आपको बहुत सारी सेल्फ सर्विस है, ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए आप ऑफिस में चले जाएं, आपको क्यूमेटिक से एक टिकट मिलती है और आपकी बारी आ जाती है। अगर वो आप टाइम बचाना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि जी मैं यहाँ भी नहीं खड़ा हूँगा, टिकट भी लूँगा, तो 15-20 मिनट विंडो पे जो मेरा टाइम लगेगा, तो आप अपनी मर्ज़ी से लोगों के पास, एजेंट के पास जाते हैं। बट हमने
सिस्टम को इतना फैसिलिटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि इसकी भी ज़रूरत ना रहे। मसलन ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के लिए हम बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस जा रहे हैं और इस अक्टूबर के महीने में इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आपको बायोमेट्रिक बायर और सेलर की जो है वो जाके अपना थंब इम्प्रेशन देंगे, किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, पेपरलेस हम जा रहे हैं। तो जब ये जाएंगे तो ये जो लोगों का एजेंट के पास जाने की एक रीज़न होती है कि जी फॉर्म हमारे फिल कर दें, एग्जैक्टली वो मसला भी हल हो जाएगा। शर्जील साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी शर्जील, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ये था कि जब ऑप्शन नंबर खरीदने के लिए जब हम इन लोगों की एक वेबसाइट दी हुई है जहाँ पर हम लॉग इन कर सकते हैं, तो एक कोड आता है OTP, जब हम वो लेने के लिए जैसी एप्लीकेशन तो जी शर्जील, वेबसाइट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है? हाँ, वो ये नंबर की बात कर रहे हैं कि जो हमारे ऑनलाइन ऑक्शन है, पहले वो हम लोगों को बिठा के तो सबके सामने ऑक्शन होता था, अब हमने उसके सिस्टम के ऊपर ले गए ऑनलाइन जाके। उसके अंदर कुछ ये इशू है कि जब आप रात को 12 बजे उसका ऑक्शन टाइम एंड होता है, तो 12 बजे जब बहुत सारे लोग एक नंबर के लिए तो थोड़ा सिस्टम चौक हो जाता था। सही। तो हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नंबर जो है उसको ऑक्शन पॉलिसी के अंदर भी चेंजेस लेके आ रहे हैं। अभी चूँकि वो फाइनल भी मैं इसलिए उसका बता नहीं सकता कि उसके क्या फीचर्स हैं, बट बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि इसको भी कन्वीनियंस की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये है कि देखें, एक तो ये कि प्रॉपर्टी टैक्स के रेफरेंस से मैं बहुत लोगों को इसके ऊपर एम्फेसिस है हमारा कि जी जो हम आपको सिविल सर्विसेज मिलती हैं, आपका शहर का इंफ्रा है, रोड्स हैं, सीवरेज का सिस्टम है, ये सारा जो आपके प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम के साथ चलता है। और आप देखें कि लाहौर शहर और बाकी शहरों के अंदर सड़कों की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स जितना पे करेंगे टाइम के ऊपर और जितना आप ईमानदारी से पे करेंगे, उतना आपका शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो इसलिए इसको जितना जल्दी पे करें तो दो फ़ायदे हैं। एक तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे अवेलेबल होंगे, दूसरी बात ये है कि ये जो आपको जुर्माना लगता है और ये जो आपको रिबेट्स मिलते हैं, ये भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मजीद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिए। डॉलर की ऊंची उड़ान, महंगाई का तूफान, ताजिर भी हैं परेशान। साथ ही साथ इशू ये है कि अशिया ज़रूरिया के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किराए बढ़ा दें, फिर उसके बाद ताजिर बिरादरी जब अपनी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में इजाफा करती है तो आवाम दुहाई देती है। तो पूरी ज़िंदगी में हर सर्कल आपको डिस्टर्ब नज़र आता है, हर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपने अपने हैं। अब जहां आवाम तो ज़िम्मेदार करार दे रही है, जी हम दुकानों पर जाते हैं तो जी जितने ताजिर हैं उन्होंने खुद साख्ता भी इजाफा कर दिया है, कुछ हुकूमत चीज़ों में इजाफा कर रही है और कुछ ताजिर बिरादरी जो है वो भी इजाफा करती चली जा रही है। तो ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आया उनको किन किन मसाइल का सामना है, इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कारोबार किस हद तक मुतासर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी। वक़ार अहमद मियाँ साहब ने ज्वाइन किया है, चेयरमैन अंजुमन ताजिरान लाहौर, कायद-ए-आज़म ग्रुप से इनका ताल्लुक है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब, क्या हाल चले आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा, अवाम कहते हैं कि जी महंगाई इस कदर ज़्यादा है, पहले तो हुकूमत महंगाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद ताजिर खुद साख्ता महंगाई भी कर लेते हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल सिटी 42 का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमेशा करंट इशू और हार्ड इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाई है। मैं हर रोज़ सुबह, मेरा आगाज़ ही सिटी 42 देखने से होता है और मैं देखता हूँ कि आप सेलिब्रिटीज़ को बुला के तो इस इशू के ऊपर कोई, चाहे वो सीवरेज का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, सिटी 42 उठाता है। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। महंगाई, ये महंगाई बहुत साल पहले एक इंडिया की फिल्म थी, उसका गाना था हाय महंगाई मार गई। पहले मुट्ठी में पैसे लेके जाते थे, थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे लेके जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। ऐसे ही आपने फरमाया कि महंगाई दो किस्म की होती है, एक खुद साख्ता होती है और एक वाकई जेन्युइन होती है। जैसे कि आजकल आपके चैनल्स पे ये चल रहा है, डॉलर 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 डॉलर। ताजर एक चीज़ महंगी खरीदेगा तो महंगी ही बेचेगा। एग्जैक्टली। ताजर एक चीज़ सस्ती खरीदेगा तो वो महंगी बेच नहीं सकता, बिकॉज वी आर कंसल्टेंट विद होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में ये पोजीशन होती है कि दुकान के साथ दुकान जुड़ी होती है। हम 1 रुपया किसी से फालतू ले लें तो वो वापस आ जाती है, जी वहाँ पे तो 99 रुपये पे मिल रही है, आप 100 की दे रहे हैं। अब महंगाई आती है परचून में, वो क्यों होती है? हमारा चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है।
ये हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनती है, गवर्नमेंट बनाती है, वो सिर्फ अपने अल्लाह तल्लों के लिए, उनके घरों में हर चीज़ पहुंच जाती है। किसी को फिर जब ये भी आ जाता है कि किसी गरीब आदमी को जब वो पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो शोर मच जाते हैं, गरीब भी लपता जी बड़े स्टोर वाले नहीं मिलते। स्टोरों पे आप चले जाओ, चेन स्टोर जो बनी हुई है उन पर कोई लिमिटेशन नहीं है। एक चीज़ बाज़ार में 10 रुपये की है, वहाँ पे 50 की बिक रही है, वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो सकता। चूँकि मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मेरी लाइफ जो है ना वो पब्लिक में गुजर गई है। मैंने, आप हैरान होंगी, 4 आने के 5 कुलचे भी ख़रीदे हुए हैं। और मेरे ख्याल में आज अगर वो कुलचा या नान लेने आप जाएं बिल्कुल तो 20 रुपये से कम नहीं है। एग्जैक्टली। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है और इसमें हुकूमत का कंट्रोल कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। हुकूमत दावे तो बहुत करती है, सबसे बड़ा दावा आपके सामने पिछले दिनों चीनी का स्कैंडल बना था, कौन बंदा पकड़ा गया है? वो सारे हुकूमत में बैठे हैं। अच्छा, आपने बताया कि जी चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई भी, तो फिर ये जो हमारे ताजिर रहनुमा हैं इनका रोल क्या होता है? मीटिंग्स आप लोग भी कर सकते हैं, बता सकते हैं इशू फलां जगह पर ये है, इसके लिए आपको सरगर्म होना है, आगे बढ़ के हुकूमत के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो अपना किरदार अदा करें। आपने कभी ये इशू पहुंचाया इंतजामिया तक? ये सारी मीटिंग होती है ना, हमारी डीसी के साथ मीटिंग होती है, असिस्टेंट कमीशन के साथ मीटिंग होती है, हम आपके चैनल्स के ऊपर आके आवाज़ उठाते हैं, वो बट वी आर नॉट इन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एग्जैक्टली। हमारे पास तो कोई ऐसी पावर अच्छा, नहीं। ये आपकी मीटिंग्स का कोई असर भी नहीं होता? कोई असर नहीं होता। आपके चैनल पे मैं पिछले दिनों कुछ मसाइल उठा कर गया था, अपनी मार्केट के, लाहौर के, सीवरेज के, सड़कों के, बिजली के। नॉट ए सिंगल पर्सन कॉल मी कि यार आप उधर वापस उठा के आए थे। तो ये सारा फिर क्या है? ये वही गोरख धंधा है ना जो आज आ गया, जिसमें 700 के करीब ऑफशोर कंपनियां उन्हीं की निकल आई हैं कि जिनके ऊपर चीनी के भी इल्ज़ाम आता है, जिनके ऊपर आटे के भी इल्ज़ाम आता है, जिनके ऊपर, तो वो वही लोग हैं ना। गरीब आदमी तो पिस रहा है, गरीब आदमी तो बेचारा खुदकुशी करने पे मजबूर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम हमेशा आम आदमी की बात करते हैं कि आम आदमी इस महंगाई से परेशान है, क्या ताजिरों का कारोबार भी मुतासिर है? आप लोगों की भी अर्निंग जहां पर थी उससे बहुत पीछे आ चुकी? बड़ा अच्छा सवाल ये मेरे जहन में था। अर्निंग, अब देखें ना, मेरी अर्निंग मिसाल है 50,000 महीना है। अब जब मैं अपनी परचेज करने जाता हूँ तो मुझे 60,000 रुपये चाहिए होता है, 10,000 किधर से आएगा? इसी तरह एक आदमी बेचारा लिमिट है, एम्प्लॉइज है, लाइक यू एम्प्लॉइज है, उनकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही महंगाई के तनासब से। हुकूमत को कुछ ऐसा सिस्टम लाना चाहिए कि अगर महंगाई बढ़ रही है उसी तनासब से, अब देखें ना पेंशनर सड़कों पे बैठे हैं बेचारे रो रहे हैं, क्लर्क सड़कों पे बैठे रो रहे हैं, कुछ कोई असर नहीं हो रहा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तो कहीं पे टस से मत ही नहीं होती, किसी की बात सुनना ही पसंद, सुन तो लेती है लेकिन अमल कोई नहीं मैंने होते देखा। अमल तो ये है ना कि मैंने शोर मचाया है, जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चा रोएगा तो माँ दूध दे देगी। बच्चा रो रहा है, माँ उसको पूछ ही नहीं रही। सारी आखिर यही लोग हैं जिनके वोट से आप आए हैं, यही लोग हैं जिन्होंने आपकी गवर्नमेंट बनाई है, यही वो आवाम है जिन्होंने 22 साल आपकी बातें सुनने के बाद तब्दीली के हक में वोट दिया है। तो वेयर इज़ दैट तब्दीली? तब्दीली तो कोई नहीं है, लोग पिस रहे हैं। मैं रोड पे देखता हूँ, भी मैं आ रहा था, ये आपका कौन सा चौक है, ये जोहर टाउन वाला जो है, मजदूर अकबर चौक, मजदूर बेचारे बैठे हैं, रंग साथ बैठे हैं। अब 11 बजे तलाश करें ना कि कोई रोज़गार उनको मिल जाए। कोई रोज़गार, कोई मतलब बेचारे रात को चले जाएंगे। खुदकुशियाँ जैसे मैंने कहा हो रही हैं, बच्चे बेच रहे हैं लोग जाके कि मेरे बच्चे ले लो, गुर्दे बेच रहे हैं अपने। क्या है ये? हम इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? क्या मुल्क इसीलिए बना था? ये चंद सरमायादारों के लिए, चंद वो डेरेदारों के लिए ही बना था, आम गरीब आदमी का इसमें कोई। अच्छा जी, नॉर्मली इसके अलावा मुझे ताजिरों के मसाइल बता दें, टैक्स से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड तो हमने बात कर ली, अब क्या मसाइल हैं ताजिरों के? देखो जी, ताजिरों के तो मसाइल बेशुमार हैं और वो चलते रहते हैं। अब देखें ना, सबसे बड़ा मसला ताजिरों का आजकल जो है ना, वो पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, मोबाइल सिग्नल्स का है। हमारी शॉप्स के अंदर, मार्केट के अंदर तो छोड़े, बाहर रोड के ऊपर भी मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे। हमने लाहौर चैम्बर से भी आवाज़ उठाई है, पिछले दिनों हमारी गवर्नर पंजाब से मुलाकात थी। हमारा पहला पॉइंट यही था कि मोबाइल सिग्नल, लेकिन कंपनियां पता नहीं क्या कर रही हैं, आपको भी वो मसला होगा। उसके बाद हमारे मार्केट के जो मसाइल हैं उसमें पार्किंग प्लाजा सारे फरिश्त है। उसके बाद सेवरेज के मसले हैं, बरसा बरस से वही पुराने सेवरेज फरसुदा चल रहे हैं, जिसके साथ पानी की लाइनें भी मिल चुकी हैं और वही हम पी भी रहे हैं और वही हम पानी ड्रेन भी कर रहे हैं।
सफाई का मसला है। आप प्रोग्राम आपने बहुत किए हैं, मैं देखता रहता हूँ LWMC के ऊपर कि उनको पिछले दिनों तनख्वाही नहीं मिल रही थी, गाड़ियाँ ख़राब पड़ी थी, उम्मीद दिलाई जाती है, ये देखें जी गाड़ियाँ आ गई हैं, ये देखें जी रेडियाँ आ गई हैं, ये देखें जी हमने कोई परेशानी। चले जी, ये ताजिरों के इशू है। कुव्वत ख़रीद शहरी कहते हैं कम हुई है, तो ये मुझे बताइएगा कि आपकी मार्केटों में रश या फिर शहरियों का आना जाना क्या कुछ पहले से कम हुआ? मैंने रश देखा है ना, तो वो सिर्फ रेस्टोरेंट में देखा है। अच्छा। और मार्केटों में रश के कोई नहीं है। मार्केटों में मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम के ये कहूँगा कि बिज़नेस के स्टाइल कुछ चेंज हो चुके हैं। ये कोरोना की वजह से ना 2 साल में ख़ास तौर पे बिज़नेस ज़्यादा लोगों का ऑनलाइन जा चुका है। अब वो एक कस्टमर फ़ोन के ज़रिए माल लिखवाता है, उसको ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है, दुकानदार को वो माल भिजवा देता है। मार्केटों में रश नहीं है। मार्केटों में उनमें रश है कि जिनमें आपको फौरी ज़रूरत की आइटम है। मेरा तल्लक ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग से है, वहाँ के निस्बत शालमी से कंपेयर करें तो रश नहीं है, लेकिन कुव्वत ख़रीद कम हुई है। एक आदमी अगर 10 लाख रुपए लेके आता था एक दिन अपनी शॉप की परचेज के लिए किसी अच्छा, ऑटो पार्ट्स की कीमत में भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल है। उसको मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम बताया था, स्टील महंगा, बिजली महंगी है, लेबर महंगी है, डॉलर महंगा हो गया। जो इम्पोर्ट पहले ये होता था कि आपको 40 दिन में LC मिल जाती थी, LC का माल 40 दिन में मिल जाता था। अब पोजीशन ये है कि आपने माल भेजा है, 3 महीने लगते हैं आपके आने में, और फिर इधर क्वारंटाइन भी उस यानी आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इश्यूज़ आप बता रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, तो उनको गलत भी नहीं किया जा सकता। तो ये मसाइल हैं जी ताजिरों के, और अल्टीमेटली अवाम जो कहते हैं कि जी उनको महंगाई के समझा जा रहा है, वो भी बिल्कुल गलत नहीं है। ताजिरों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके जी मसाइल जो हाईलाइट हुए। इसलिए यही है कि अब मैं फिर दोबारा 12 ये बात करूँगा, जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा हुकूमत की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।